हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की ये पोम जिसका टाइटल है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, एंड दिस पर्टिकुलर पोम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मास्टरपीस गीतांजलि। गीतांजलि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर का मास्टरपीस है और इसी गीतांजलि के लिए 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था। तो इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप आज हम क्या समझने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो जानेंगे हम हमारे राइटर या कहिए कि पोइट के बारे में, फिर हम जानेंगे हमारी पोम के बारे में। पोम के स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। पहले देखेंगे इसका थीम क्या है, देन स्ट्रक्चर या कहिए कि स्टाइल कि कौन से स्टाइल में लिखी गई है, उसके बाद में पोम की टोन को देखने वाले हैं और फिर पोम से क्या मैसेज मिलता है वो हम समझेंगे। जब हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप जान लेंगे ना, फिर हम चलेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे। ओके, और जब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहे होंगे तो हार्ड वर्ड्स भी आपको साथ के साथ विजिबल होंगे, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तभी मोटिवेशन मिलता है हमें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे पोइट से। हमारे जो पोइट हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जब हम इनकी बात कर रहे हैं या फिर किसी भी लेखक की जब हम बात करते हैं, राइटर की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं उनके लाइफ स्पैन की। तो रविंद्रनाथ टैगोर के लाइफ स्पैन की हम बात करें तो मेंशन कर रखा है 1861 से 1941 तक, यानी 1861 इनका बर्थ ईयर है और 1941 इनका डेथ ईयर है। जब इनकी डेथ हुई उस समय पे चल रहा था फ्रीडम के लिए स्ट्रगल, क्योंकि आप जानते ही हैं इंडिया को फ्रीडम मिली थी 1947 में, यानी 1941 का जो टाइम है वो स्ट्रगल टाइम था और इस स्ट्रगल को रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत नज़दीक से देखा था। तो जो आज की हमारी ये जो पोम है ना, इसका मेन थीम फ्रीडम पर ही है। तो थीम जब हम डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं हमारे राइटर की। तो राइटर का लाइफ स्पैन हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के पेन नेम्स की। रविंद्रनाथ टैगोर के जब पेन नेम्स की बात आती है ना, तो इनकी राइटिंग का जिक्र जरूर होता है। इन्होंने राइटिंग स्टार्ट करी थी एट द एज ऑफ 8, मीन्स जब ये 8 साल के थे तब इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, कविताएं वगैरह लिखा करते थे। लेकिन जब ये 16 साल के हुए, 16 साल की उम्र में इन्होंने पहली बार एक उपनाम के साथ लिखना शुरू किया जिसे भानु सीमा बोला जाता है, या आप इसे भानु सिंघा भी बोल सकते हैं। भानु सिंघा ठाकुर के नाम से इन्होंने पहली बार लिखा था। ठीक है, अब यहाँ हमने ठाकुर मेंशन किया और यहाँ आप पढ़ रहे हैं टैगोर, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्यों? टैगोर नाम ठाकुर शब्द का ही तो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, सेम चीज है। भानु सिंह ठाकुर कहिए या कहिए कि भोनीता नाम से भी ये जाने जाते हैं। भोनीता ये भी इनका पेन नेम है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, इन्हें कहा जाता है गुरुदेव। ओके, ये नाम भी इनका पेन नेम है। फिर कवि गुरु भी इनको कहा जाता है, कवि गुरु नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो पेन नेम ना कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा एक और बिस्वा कवि भी इनको बोला जाता है। तो ये इनके पेन नेम रहे हैं। अच्छा, अब रविंद्रनाथ टैगोर का एक चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछते भी हैं अक्सर बहुत सारे एग्जाम्स में। छोटे बच्चों की एग्जाम ले लो, चाहे आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले लो, सभी में लगभग पूछा जाता है। इंडिया का जो नेशनल एंथम है जन गण मन, सभी जानते हैं ये रविंद्रनाथ टैगोर की ही क्रिएशन से है, जन गण मन। और जो बांग्लादेश का है ना, अमर शोनार बांग्ला, अमर शोनार बांग्ला, ये भी क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर की ही क्रिएशन से है। यानी इंडिया का और बांग्लादेश का दोनों का नेशनल एंथम इनकी ही क्रिएशन से है। अब हम बात कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर की, तो नोबेल प्राइज की बात तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट एशियन है जिन्हें लिटरेचर के लिए क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। और वो किसके लिए मिला है, गीतांजलि के लिए मिला। और ये क्वेश्चन भी ना बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज विनर जो है उनका नाम क्या है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। ऐसे भी पूछ लेते कि रविंद्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल प्राइज मिला, गीतांजलि के लिए। ओके, और मिला कब, 1913 में। ये चीज भी आप याद रखना। अब आपके लिए कुछ शॉर्ट नोट बनाए हैं रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड, वो एक बार आप देख लीजिए। कुछ बेसिक्स हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन कैलकाटा। When Rabindranath Tagore was born or he died in 1941, on that time Kolkata was known as
कैलकाटा, यानी कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था, जिसे आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है। टैगोर ने राइटिंग स्टार्ट की थी 8 साल की उम्र में। 16 साल की उम्र में उन्होंने फर्स्ट पेन नेम के साथ लिखा, जो था भानुसीमा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब रविंद्रनाथ टैगोर की जब बात की जाती है तो मल्टी टैलेंटेड थे ये। बहुत सारे राइटर्स होते हैं, कोई प्ले राइट होता है, कोई स्टोरी राइटर होता है, लेकिन ये क्या थे, ये अकेले ही सब कुछ थे एक तरह से। पोइट भी थे, नॉवलिस्ट भी थे, राइटर भी, ड्रामेटिस्ट भी, एसेइस्ट भी, स्टोरी राइटर, प्ले राइट, कंपोजर, फिलोसोफर, सोशल रिफॉर्मर, ये सब हमने मेंशन किया। ये मीन्स मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी थे। 1913 के अंदर 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर के लिए, वो भी गीतांजलि के लिए। ये हम बात कर ही चुके हैं ऑलरेडी। अब देखिए, इनके बहुत सारे फेमस वर्क्स हैं, बट कुछ हमने यहाँ मेंशन किए हैं। गीतांजलि है, जनगण मन है, रविंद्र संगीत, अमर सोनार बांग्ला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके ऊपर तो नेशनल एंथम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रविंद्रनाथ टैगोर के ही हैं। ये हमने थोड़ा सा समझ लिया हमारे राइटर को, और थोड़ा सा के अंदर ही ये मानो आपकी बहुत सारा क्वेश्चंस निकल कर आ गया, बहुत सारा आंसर्स निकल के आ गया। इसी के अंदर बहुत सारे आंसर्स जो हैं छुपे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से फ्रेम हो जाते हैं। अब हम समझेंगे हमारी पोम को, जिसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, अबाउट, यानी थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। तो जब इसकी बात करें पोएम की, तो सबसे पहले दिमाग में आता है थीम। थीम है फ्रीडम एंड एनलाइटनमेंट। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पेसिफिक कोई राइम स्कीम नहीं है, फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। टोन की बात करते हैं, होपफुल और विजनरी टोन है, क्योंकि यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर 1941 में जब इनकी डेथ हो गई थी तो ये फ्रीडम के लिए स्ट्रगल देख रहे थे। तो इन्होंने देखा था विजन, एक सपना देखा था भारत का, स्वतंत्र भारत का, और उस स्वतंत्र भारत के अंदर लोगों की सोच का, यानी उनकी जो सोच है वो भी कैसी होनी चाहिए, वो भी फ्री होनी चाहिए, किसी बंधन में नहीं होनी चाहिए। तो टोन कैसी है, होपफुल है और विजनरी है। मैसेज की बात करेंगे अब हम। मैसेज जो है ना, इस पोम से हमें मिलता है कि फ्रीडम होनी चाहिए सोचने की, सीखने की, या बिना डर के बड़े होने की, यानी उन्नति करने की। ये हमें यहाँ पे मैसेज मिलता है। अब हम करते हैं पोम का डिस्कशन, यानी लाइन बाय लाइन उसको डिस्कस करते हैं। पोम को जब हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं तो वेरी फर्स्ट लाइन पे जब हमारी नजर जाती है तो ये ही बन जाता है हमारा टाइटल, क्योंकि हमारी पोम का टाइटल यही है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। अब हम इसे लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। यहाँ हमें अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट लेके चलना है कि ये पोम जब लिखी गई थी उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे टाइम में जी रहे थे जब फ्रीडम के लिए चल रहा था स्ट्रगल, और उस समय हर एक इंसान देख रहा था आज़ादी का सपना। और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी एक सपना देखा था कि हमारा देश जो है वो आज़ाद हो जाए, यानी हमें मिल जाए स्वतंत्रता। और इन्होंने कैसी स्वतंत्रता चाहिए थी, इन्होंने चाहिए थी कि खाली शारीरिक रूप से ही हम स्वतंत्र नहीं हो, हमारा मन भी स्वतंत्र होना चाहिए। अब यहाँ इस पोम के अंदर वो यही जिक्र करने वाले हैं, कैसी स्वतंत्रता वो चाहते हैं। देखिए, वेयर द माइंड, माइंड की बात की है यहाँ पे, और माइंड है ना यहाँ, वो क्या है, माइंड है यहाँ मन, दिमाग नहीं है, मन है। मन की बात कर रहे हैं ये, कि यहाँ वो बात कर रहे हैं कि यहाँ लोग जो हैं भारत के अंदर जब स्वतंत्रता मिल जाए तो लोगों के मन जो हैं वो भी डर से स्वतंत्र हो जाने चाहिए, यानी अब उनके अंदर किसी तरह का कोई डर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया पर रूल कर रही थी। और आप जानते ही हैं उस समय का जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा डर का और तनाव का माहौल था। कोई भी इंसान फ्री नहीं था, यानी वो अपने आप एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, वो बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। वो उसको जो कुछ भी कहना होता वो चीज़ वो कह नहीं पाता था, अपनी आज़ादी के साथ पढ़ नहीं पाता था, आज़ादी से कोई काम कर नहीं सकता था। तो इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं कि ऐसा देश होना चाहिए वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, कि लोग सर ऊंचा करके जी सके। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां नॉलेज जो है वो फ्री हो। अब नॉलेज इज फ्री का मतलब क्या है, नॉलेज इज फ्री का मतलब ये नहीं है कि ज्ञान जो है वो फ्री में मिले, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि हर एक इंसान को ज्ञान प्राप्त करने की आज़ादी हो, यानी कोई भी चाहे वो ज्ञान प्राप्त कर सके, हर एक इंसान को राइट होना चाहिए, यानी हर एक इंसान के लिए फ्रीडम होना चाहिए कि वो
नॉलेज जो है वो एक्वायर कर सके। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, जहां पे संसार जो है वो फ्रेगमेंट्स में ना टूटा हो, यानी टुकड़ों के अंदर, फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों में ना बटा हुआ हो। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल, अब देखो नैरो डोमेस्टिक वॉल की बात हो रही है, तो नैरो डोमेस्टिक वॉल क्या है, नैरो डोमेस्टिक वॉल कौन कौन सी है, देखिए डोमेस्टिक वॉल, डोमेस्टिक का मतलब ऐसे घरेलू होता है, वॉल्स का मतलब होती है दीवारें, लेकिन यहाँ पर बात क्या करी है राइटर ने, यहाँ पे बात करी है डोमेस्टिक वॉल्स जो है वो कौन कौन सी, कि जो हमारा सोसाइटी थी ना उस टाइम पे, वो सोसाइटी बटी हुई थी कास्ट के बेस पे, वो बटी हुई थी रिलीजन के बेस पे, ठीक है, मतलब बहुत सारी ऐसी दीवारें थी जो सोसाइटी को बांटी हुई थी, क्रीड जो होती है उसके बेस पे, या आप लैंग्वेज भी बोल सकते हैं कि लैंग्वेज के बेस पे भी लोगों को बांटा हुआ था, बहुत सारी वॉल्स थी। तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ये कहना चाहते हैं कि अब जो है ना, अब लोगों के अंदर ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए, ये जो दीवारें हैं अब ये दीवारें नहीं आनी चाहिए बीच में कि कास्ट के बेस पे बांट रखा है, रिलीजन या क्रीड या फिर लैंग्वेज के बेस पे, नहीं। लोगों की सोच कैसी होनी चाहिए, लोगों की सोच नैरो नहीं होनी चाहिए, संकीर्ण नहीं होनी चाहिए, बल्कि कैसी होनी चाहिए, ब्रॉड होनी चाहिए, ऐसी सोच वाले लोग नहीं होने चाहिए। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेरी नाइस, कि यहाँ वो चाहते हैं कि मैं ऐसा देश चाहता हूं जहां पे लोगों के जो शब्द हैं, यानी वो जो बोलना चाहें वो बोल पाए दिल की गहराई से, उनके ऊपर कोई दबाव ना हो, सच जो है वो गहराई से आए, यानी वो आत्मा से सच बोलें, उनके ऊपर कोई दबाव ना हो, कोई किसी तरह की कोई उनके ऊपर प्रेशराइजेशन ना हो। Where tireless striving stretches its arm toward perfection, बहुत ही सुंदर लाइन है, बहुत ही प्यारी फ्रेज है, tireless striving stretches its arm। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अथक प्रयास करना, यानी एफर्ट, एक्सपेंड देयर आर्म्स टुवर्ड परफेक्शन, यानी जितने भी एफर्ट लोग करें वो परफेक्शन तक करें, थके नहीं, जब तक करते रहे जब तक परफेक्ट ना हो। यानी अगर मान लो वो नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं तो उन्हें नॉलेज एक्वायर करने के लिए बांधना ना पड़े किसी चीज में, वो परफेक्शन तक प्राप्त करें, उन्हें किसी तरह का कोई दबाव ना हो। ऐसा ना हो कि भाई तुम छोटी जात के हो, बड़ी जात के हो, या तुम ऊंचे कुल के हो, नीचे कुल के हो, तुम वहां तक पढ़ाई नहीं कर सकते, यहां तक पढ़ाई नहीं कर सकते, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। कहीं तक भी कर सके, वो परफेक्शन तक जा सके, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द dreary desert sand of dead habit। अब देखो डेड हैबिट क्या है, डेड हैबिट क्या होती है, डेड हैबिट है आउटडेटेड कस्टम्स, जो कि चल रहे थे उस समय पे, जो कस्टम्स होते हैं ना उनके लिए बात करिए, यहाँ जो कस्टम्स है उनके लिए बात करिए रविंद्रनाथ टैगोर ने, कि ये बंधन नहीं बनने चाहिए। यहाँ लोग जो हैं वो क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, यानी बिल्कुल एकदम तर्क के साथ सोचें, उनकी जो सोच है ना वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, वो किसी कस्टम से बंधी हुई नहीं होनी चाहिए। यानी वो सोचें क्या, इसका मतलब है लॉजिकल वे ऑफ व्यूइंग थिंग विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय मेयरली सेल्फ ऑफ ग्रुप, या तो सेल्फ हो या फिर ग्रुप हो, किसी भी इंटरेस्ट से बंधे हुए नहीं होने चाहिए। वो कैसा सोचे, वो बिल्कुल एकदम क्लियर सोचे, एकदम क्लियर, किसी भी चीज के बंधन में आके ना सोचे, एकदम क्लियरली सोचे जो भी सोचे। आगे देखिए, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, फॉरवर्ड दी का मतलब होता है यू, अब लेड फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ाया, कि जहां मन जो है ना वो आगे बढ़ाया जाता है, यानी जहां मन जो है वो करे, मतलब जहां तक जाना चाहे, जहां तक पढ़ना चाहे, जहां तक चीज को समझना चाहे वहां तक समझे, आगे तक जाए, उसके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव ना हो। इनटू एवर वाइंडिंग थॉट एंड एक्शन, कि लगातार सोच और काम करते रहे, मतलब कभी भी रुके नहीं, किसी तरह का कोई भी उनके ऊपर रोक ना लगाए। एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, इसका मतलब होता है रिजल्ट गिविंग थॉट होना चाहिए, यानी रिजल्ट मिलना चाहिए। एवर वाइडनिंग, वाइडनिंग विस्तार कर देना, मतलब बहुत ज्यादा विस्तार हो जाता है जब एवर वाइडनिंग, कि ऐसा होना चाहिए कि जिससे रिजल्ट मिले, रिजल्ट गिविंग थॉट एंड एक्शन। इसका मतलब ये इंस्ट्रूमेंट्स है प्रोग्रेस के, एक पर्सन की प्रोग्रेस के इंस्ट्रूमेंट हैं ये थॉट और एक्शन, क्योंकि इंसान जब सोचता है और सोचने के बाद जब वो एक्शन लेता है तभी तो उसको सक्सेस मिलती है, तभी मिलती है ना। अब सक्सेस का सूत्र ही यही है, अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो मेन सूत्र क्या है, यही है कि पहले आप सोचो, विचार करो, उसके बाद में एक्शन करो, देन यू गेट सक्सेस, तब आप सक्सेस हो सकते हो। तो इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, उनके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता, अथाह सोचें और बिल्कुल सक्सेस होने तक सोचें और काम करें। उसके बाद में देखिए, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। हेवन
दैट हेवन। क्योंकि जब ऐसी सोच हो जाएगी ना लोगों की, तो क्या बन जाएगा, मेरा देश हेवन बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। और ये किससे प्रेयर कर रहे हैं, माय फादर, इट मीन्स गॉड से बात कर रहे हैं। हाँ, तो मेरा देश क्या है, भगवान स्वर्ग बन जाएगा। और मुझे कहता है कि भगवान मुझे ऐसे ही स्वर्ग की जरूरत है, मेरे देश को आप ऐसा स्वर्ग बना दो, मेरे देश को आप जगा दो, मेरे देश के लोगों को जगा दो। क्योंकि मेरे देश के अंदर जो लोग रहते हैं वो इतनी ज्यादा सालों तक दास रह चुके हैं दूसरी गवर्नमेंट का, दूसरे लोगों का, कि अब वो अपने बारे में सोचना छोड़ दिए हैं। और मैं चाहता हूं कि वो अपने बारे में सोचें, अपनी तरक्की के बारे में सोचें, और सोचें साथ के साथ एक्शन भी लें, काम भी करें सोचकर, ताकि वो तरक्की कर सके। मेरे देश को आप ऐसा स्वर्ग बना दो। वो इसका मतलब ये जो पोम है वो क्या है, वो गॉड को एक प्रे है। पोइट प्रेज दैट पीपल ऑफ हिज कंट्री विल बिकम फियरलेस एंड लिव विद देयर सेल्फ रिस्पेक्ट। ये एक प्रे है जो वो अपने लोगों के लिए करना चाहता है, अपने देश के लोगों के लिए करना चाहता है, कि मेरे देश के जो लोग हैं वो फियरलेस हों और वो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिएं। ओके, तो ये थी हमारी पोम। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।